बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइफ लाउंज में आपका होस्ट डॉक्टर इदरीस आपको खुशामदीद कहता है। आप हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट से वाकिफ़ हैं, आप हमारे लाउंज का हिस्सा बन सकते हैं, आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं और इसके अलावा आप जब प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो यकीनन आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा ही होते हैं। मौसम चेंज हो गया है, गर्मी आना शुरू हो गई है। गर्मी ने अपने शिद्दत भी दिखाना शुरू कर दी है। आज मौसम अच्छा खासा गर्म था, तो जब मैं क्लिनिक में बैठा हुआ था तो मुझे कहा गया कि आज आप इस मौजू पे बात करें कि गर्मियों में स्किन पे बिलखुसूस और बाकी के जो हमारे जो स्पेशली जो मज़दूर और बाकी के लोग जो गर्मी में काम करते हैं उन पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है और उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे आज। और इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में दो गेस्ट होते हैं। एक हमारे गेस्ट जो हैं वो रेगुलर गेस्ट होते हैं और दूसरा हम अपने शोबे के किसी एक्सपर्ट को बुलवाते हैं और उनसे बात करते हैं। हमारे यहाँ एक मकूला मशहूर है कि गोद से लेके गोर तक तालीम हासिल करो। तालीम हासिल करना कितना इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए क्या क्या जो है ज़रूरियात हैं और तालीम के कौन कौन से शोबे हैं, और इसके अलावा जो हम आम तौर पे तालीम को या एजुकेशन को दो शोबों में तकसीम करते हैं, एक ये कि असरी उलूम और दूसरे दीनी उलूम। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें असरी उलूम पे भी और दीनी उलूम पे भी। हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ जो हमारी मेहमान हैं वो उनको दस्तरस्त है इन दोनों शोबों में। उन्होंने असरी उलूम में एमफिल किया हुआ है और दरस निज़ामी भी किया हुआ है। दीनी उलूम पे भी उनकी गिरफ्त उतनी ही है जितनी असरी उलूम पे। मैं अपने मेहमान का तारफ़ करवाता हूँ आपसे। हमारे पहली मेहमान हैं मिस बिस्मा तारिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। It's a great honor for me to be discussing this important topic with you, and I'll be sharing my views with you. Along with that, hopefully we will have a healthy conversation regarding our topic. इंशाल्लाह। तो हमारे दूसरे मेहमान जो हमारे प्रोग्राम का एक तकरीबन परमानेंट हिस्सा होते हैं, सिर्फ उसी दिन वो छुट्टी करते हैं जिस दिन वो बीमार होते हैं, अदरवाइज़ वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। कल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया और आज हमारे साथ वापस हैं अपनी पूरी आबोताब के साथ जनाब अल्लामा ज़वार हुसैन नईमी अल-अज़हरी। ये ख्वाबों की ताबीर के माहिर हैं और आप जैसे कि आपको पता है आप कॉल करके अपने ख्वाब और अपने ख्वाबों से मुताल्लिक जो भी मसाइल हैं वो आप इनसे डिस्कस करते हैं, उनकी ताबीर हम आपको बताते हैं। तो उनसे भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी है सेहत आपकी जनाब वाला? बेहतर है, कल से काफ़ी बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सबसे पहले मैं मिस बिस्मा की तरफ आता हूँ। जी मिस बिस्मा, ये बताइए कि असल में अगर कहा जाए कि तालीम के मेन मकासद क्या है, और एक तो असरी उलूम पे बात करते हैं और दूसरा आप साथ ये भी देखें कि इस्लामी तालीम या इस्लामिक एजुकेशन जो है उसके क्या क्या मकासद हैं। सर एक्चुअली हमारे अभी एजुकेशन सिस्टम में हम न्यूमरस एजुकेशन सिस्टम देखते हैं जो हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं और उनका रवाज है। तो अब ये है कि अगर हम देखा जाए हमारे मुल्क में इस्लामी निज़ाम तालीम का रवाज होना चाहिए और किसी हद तक है भी है, हम उसको डिनाइल में नहीं लेकर जाते हैं, लेकिन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन और उस किस्म के इंस्टीट्यूशन भी हमारे माशरे में उसी तादाद में मौजूद हैं। तो दोनों तरीके के जो अब दोनों इंस्टीट्यूशंस के मकासद हैं उनमें हमें वाज़िया फ़र्क भी नज़र आता है, उनके मकासद में फ़र्क नज़र आता है। बट यह है कि कुछ इंस्टीट्यूशन इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। अब असरी तालीम से मुराद अगर हम ये लें कि कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है, जो भी उलूम चल रहे हैं उनके हम सीख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका मकसद अगर हम असरी तालीम को रिलेटेड कर लें मगरिबी तालीम से, तो हम ये भी एक अपनी सोसाइटी में फैक्टर को महसूस कर सकते हैं कि हमारी असरी तालीम देने वाले ज़्यादातर जो अदारे हैं वो मगरिबी तालीम देने वाले अदारों से मुतासिर हैं और उन्हीं के एक जो बनाया हुआ सेटअप है उस पर चलते हैं। अलबत्ता यही वो बात है जिसकी वजह से फिर दीनी जो इदारे हैं उन पर तनकीद भी करनी पड़ती है कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर हैं असरी अदारों के मुकाबले में जो ये एजुकेशन वहाँ पर दी जाती है। अब यह है कि एज अ कलेक्टिव एज अ नेशन हमारा जो कलेक्टिव विजन होना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए एज अ मुस्लिम कि हम सब मुसलमान हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो हमारी जो तालीम के मकासद हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए जो इस्लाम हमें विजन देता है। तो इस पर तो मेरे नहीं ख्याल में किसी को इख्तलाफ होना भी चाहिए, वो चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है या कोई जो है वो पीयू में पढ़ रहा है, कोई जीसीयू में पढ़ रहा है, कॉलेजेस के सेक्टर में आप देखते हैं वो कोई जो है पीसी में पढ़ रहा है,
कोई किसी भी जो है, इसी तरह स्कूल में आप देख लीजिए, कोई भी सिस्टम है, तो अगर वो इस्लाम यानी हमारे पूरे मुल्क के अंडर वो चल रहा है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए उस विज़न से जो इस्लाम विज़न हमें प्रोवाइड करता है। तो बेसिक चीज़ ये है कि जो इस्लाम विज़न प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो अच्छी तरह से असरी इदारों में उनको रवाज दिया जा रहा है, उस पर अमल किया जा रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और होना भी ऐसा ही चाहिए। और अगर वो दीनी इदारों में सेम विज़न अप्लाई किया जा रहा है और आउटपुट हमें वैसा ही मिल रहा है जैसा कि इस्लाम तालीम का मकसद बयान करता है, तो इसमें कोई भी ना असरी उलूम वाले इदारों में कोई भी कमी रह जाती है, ना ही जो दीनी उलूम देने वाले इदारे हैं। तो बेसिक चीज़ जिस पर डिस्कस करने वाली ये है कि इस्लाम हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स देता है, यानी क्या हमें वो पर्पस देता है कि एजुकेशन का बेसिक पर्पस क्या है। तो इस पे अगर हम मज़ीद बात करना चाहें तो जाहिर सी बात है कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। देखें, इस्लाम में जब इस्लाम की बात होती है तो जितना ज़ोर तालीम पे दिया गया है शायद ही किसी और बात पे दिया गया हो। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का मफ़हूम है कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया, जिसके लिए उन्होंने असातिज़ा की रिस्पेक्ट भी दी और असातिज़ा जो टीचिंग का प्रोफेशन है उसको 4 चांद लगा दिए। और वहीं पे साथ साथ ये भी कहा जो तालिब इल्म है जब वो चलता है तो उसके पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। मतलब ये कि दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं, टीचिंग है, टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों को फजीलत भी दी। और ये देखें, जब भी जहाँ भी फजीलत देने का बात होती है तो बात ये होती है, ये इंसेंटिवाइज करने वाली बात है कि आप इंसेंटिव दे रहे हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अल्लाह ताला ने वो शान दी है कि फरिश्ते आपके पाँव के नीचे पर बिछा रहे हैं। और अगर आप टीचर हैं तो आपको ये तो अंबिया का प्रोफेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो असल में जो बात मैं जिसमें करना चाह रहा था कि नो डाउट कि इस्लाम ने तालीम और तरबियत के लिए बहुत ज़ोर दिया है और असरी उलूम। और यहाँ पे एक बात जो आम तौर पे जहन में आती है, और मैं हमेशा जब उलमा से बैठ के बात होती है या किसी भी फोरम पे, तो मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि इस्लाम ने कहीं पे ये नहीं कहा कि आपने सिर्फ दीन का इल्म ही सीखना है। सिर्फ इल्म की बात की गई है। जो भी इल्म उस वक्त राइज है आपको उस इल्म को में दस्तरस होनी चाहिए। और हमारा पीछे रह जाने की मेन प्रॉब्लम भी यही हुई है कि जो हमारे जो बाइफर्केशन कर दी गई है ना कि इस्लाम का जो स्टूडेंट है या दीनी तालीम का जो स्टूडेंट है वो असरी उलूम की तरफ नहीं आएगा। जब तक वो नहीं आएगा, एक हसीन इम्तिजाज नहीं बनेगा, उस वक्त तक तरक्की करना बहुत मुश्किल है। सर बिल्कुल आपकी बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ। अब इसी पे यहीं से बहस निकलती है ना कि हमारी तालीम के मकासद ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो मेरे हिसाब से कि तालीम का सबसे पहला मकसद होता है कि तरबियत और तज़किया, कि इंसान के एटिकेट्स कैसे हैं, मैनर्स कैसे हैं, उनको पॉलिश कैसे किया जाए, उसकी पर्सनालिटी को नरिश कैसे किया जाए। एंड सेकेंडली ये है कि जो हम सब की माश, हम सब की ज़रूरत है कि फाइनेंसेस हमारे किस तरह से बेटर हो सकते हैं, हमारी अर्निंग का सोर्स किस तरह से बन सकता है। ये 2 चीज़ें हैं कि जो तालीम का बुनियादी तौर पर मकसद होता है। अब इस्लाम जो है वो जो तालीम की सबसे पहले अगर अहमियत की अगर बात की जाए इस्लाम में, तो उसमें आप देख लें कि दर्जनों आयात कुरान में है कि जो इल्म की फजीलत को बयान कर रही होती हैं। और अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में फरमाया है कि यरफ़ाइल्लाहुल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दराजात, कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के और जो इल्म वाले हैं उनके दराजात को बुलंद किया। और कुरान करीम की कोई भी आयत है उसमें कहीं भी ये तखसीस नहीं की गई कि इस इल्म से कौन सा इल्म मुराद है, उसको मुतलक रखा गया है ना, कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं की गई कि वो सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन है या फिर वो ये सेक्टर की एजुकेशन है, उसमें कोई ऐसा हमें तहदीद नहीं मिलती है। लेकिन अलॉन्ग विद दैट ये चीज़ है कि जो हमारी तालीम के मकासद होने चाहिए हैं, मिसाल के तौर पर कि हमारी तालीम का मकसद सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि हमारी तालीम, निज़ामी तालीम हमें वुसअत नज़री दे, यानी हमें हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोवोक करे और हमारे बच्चे जो हैं वो हेल्दी क्रिटिक की तरफ जाएं। और इसी तरह से हमारे तालीम के दीगर मकासद में ये भी आता है जो इस्लामी निज़ाम तालीम के मकासद में कि फ़र्द जो है वो इनफरादी इस्लाह के बजाय कौम मिल्लत की इस्लाह के बारे में सोचे। तो ये चाहे दीनी इदारे हैं या असरी इदारे हैं, इनमें इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखा जाए तो जाहिर सी बात है हर इदारा तरक्की करने वाला भी है और वहाँ से निकलने वाला बच्चा अच्छी किरदार का मालिक भी होगा। उसकी पर्सनालिटी जो है उसमें हम स्ट्रेंथ भी देखेंगे। जी बेशक। हम बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, हमारा ब्रेक का टाइम हो रहा है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह बात को यहीं से बढ़ाएंगे। आप हमारे लाउंज का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें लाइव कॉल करके हमसे अपने क्वेश्चंस पूछना चाहें या अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में पूछना चाहें या ख्वाबों की ताबीर पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइफ लाउंज और हम बात कर रहे हैं आज एजुकेशन पे। और जो स्किन का इशू टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया था, बल्कि मुझे कहा गया था कि गर्मी की आमद है, तो गर्मी में स्किन पे और बिलखुसूस और पूरे जिस्म पे बिलउमूम जो असरात होते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो गर्मी में होता क्या है कि पूरी की पूरी स्किन केयर जो है ना वो चेंज हो जाती है। इसमें होता ये है कि वेदर की हीट अपनी जगह पे, इसके अलावा ह्यूमिडिटी होती है और इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल जो है वो भी इसमें बड़ा मैटर करता है कि हम किस तरह का लाइफस्टाइल, एकदम से गर्मी में जा रहे हैं, एकदम से एसी में आ रहे हैं। तो नॉर्मली होता क्या है, जब हम बात करते हैं स्किन की, तो स्किन में जब गर्मी होती है और उसमें जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स हैं उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। स्किन जो ऑयली स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, और जो स्किन ड्राई होती है, खुश्क स्किन, वो मज़ीद ड्राई होके पैची हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है वो होती है सन एक्सपोजर। गर्मी में सन अपनी पूरी आबोताब पे होता है, और जब ये सन पड़ता है फेस पे और बाकी के जिस्म पे, तो उसमें एक तो यह है कि पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है। वो जो कहते हैं ना कि धूप में नहीं निकलो रंग काला पड़ जाएगा, उसमें पिगमेंटेशन बढ़ जाती है। तो वो उस पिगमेंटेशन के लिए भी मसाइल होते हैं, उनसे कैसा बचा जा सकता है। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ होती है, फ़ोटो एजिंग इफ़ेक्ट्स हम कहते हैं। आप सन में जितना निकलते हैं, सूरज की रोशनी और शुआओं की अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो है उनकी वजह से जो एजिंग इफ़ेक्ट्स हैं, बुढ़ापा है वो जल्दी आ जाता है, चेहरे पे बुढ़ापे के आसार ज़्यादा आ जाते हैं। हमारे तो कहा जाता है ना कि यार वो मज़दूर था तो उसको प्रॉब्लम्स और परेशानियों ने जल्दी बूढ़ा कर दिया है। नो डाउट स्ट्रेस, मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा चूँकि वो मज़दूर जो है सारा दिन बेचारा धूप में काम कर रहा होता है, इसलिए उसके फ़ोटो एजिंग इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी उसको बुढ़ापे की तरफ लेके जाते हैं। फिर जो मेडिकल में आता है वो हीट स्ट्रोक होता है। तो हीट स्ट्रोक में होता क्या है कि जब आप गर्मी में जाता है कोई बंदा, तो वो स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग से उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है, उनके जो पानी की कमी होती है उसकी वजह से खून की कमी भी हो जाती है। तो उससे फिर बहुत सारे मसाइल होते हैं। जो उसमें यह है कि सबसे पहले आप ये जहन में रखें कि अगर आपको लगे कि आप डिज़ी फील कर रहे हैं या आपको मतली हो रही है, वोमिटिंग फील कर रहे हैं या वोमिटिंग हो रही है, तो ये अर्ली साइंस होते हैं इसके हीट स्ट्रोक के। तो इसके साथ पल्स जो है वो बहुत वीक हो जाती है, और पल्स को मैं हमेशा कहता हूँ बड़ा आसान सा तरीका है, आप जो अंगूठे वाली साइड होती है वहाँ पे हाथ रखें तो आपको पता चलता है कि ये पल्स जो है या नब्ज़ चल रही है। तो अगर आप हाथ रख के देखें आपको फील नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि बहुत वीक पल्स है और अब ये डेंजरस लेवल की तरफ जा रही है। ये सिंपल सी हेल्थ अवेयरनेस का काम है जो आप घर पे भी कर सकते हैं, और जो मज़दूर हैं वो भी देख सकते हैं। उनको लगे कि उनकी अगर नब्ज़ थोड़ी सी वीक हो रही है या नहीं फील हो रही, तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम है जब आपने इसका कोई ना कोई एक्शन लेना है। और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आपने क्या करना है, इससे बचने के लिए क्या करना है, और फोटो एजिंग और बाकी पिगमेंटेशन या स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे क्या क्या करना है बचने के लिए, ये हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं अल्लामा ज़वार हुसैन साहब की तरफ। किसी ने आपको ख्वाब के बारे में पूछा जो आप ब्रेक में बता रहे थे मुझे, तो उसकी तबीर आप हमें भी बताएं ताकि हमारे ऑडियंस को भी पता चले कि वो क्या ख्वाब था और उसकी क्या तबीर थी। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम। एक अजीज़ा ख़ातून ने बस मैसेज भेजा है। अच्छा जी। और ये जानवर ख्वाब में आना, और चूँकि जानवर मुख्तलिफ होते हैं, जंगल के जानवर भी होते हैं और चौपाए जो होते हैं जो घर में पालतू जानवर, तो उसमें उस बच्ची को ख्वाब में 2 गायें, फरबा मोटी गाय नज़र आई हैं। वो उसकी तरफ, उसके सामने चारा रखा हुआ था। अच्छा जी। उसकी तरफ आ रही हैं और उनके फ़ौरन पीछे से एक बकरा भी तेज़ भाग कर आ गया। तो बकरा जो है वो चारा खाने लगा, तो जब गाय आई तो बकरा वापस चला गया। अच्छा। और गाय वो चारा खाने लग। ठीक। उसके बाद उसको जाग आ गई और टाइम भी उसका वही था जो फजर से पहले होता है। ठीक है। तो ये ख्वाब उस बेटी के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें फिर वो भी देखना पड़ता है कि लड़की को ख्वाब आया, कुंवारी को या शादीशुदा को, दोनों की अलग अलग ताबीर है। और जो ये जिस बच्चे ने पूछा, चूँकि शादीशुदा है, तो उसका यह है कि उनके माशाल्लाह कारोबार में रिस्क में बड़ी फरावानी आने वाली है, और कोई दरमियान में उनके कारोबार में कुछ कर रहा है,
रुकावट डाल रहा रुकावट, हाँ है, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रुकावट भी उसकी दूर हो जाएगी। जैसे वो बकरा वापस चला गया और उनके कारोबार में काफ़ी तरक्की होने वाली अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने ये अजीज़ मिस्र की तरह का ख्वाब देखा है जी तकरीबन। तकरीबन। और अगर ये मैं वैसे अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ कि अगर कोई कुंवारी बच्ची गाय को देखे अच्छा। और उसके साथ मानूस भी हो जाए, चारा भी खा रही हो, तो उसका बढ़िया अच्छी जगह से माशाल्लाह उसका रिश्ता आने वाला है। ये मैं दूसरी तबीर का थोड़ा सा दूसरा रुख बता रहा हूँ। जी अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अब हम आते हैं बिस्मा की तरफ। मिस बिस्मा के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि इन्होंने अपना एमफिल जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से किया है। तो चूँकि मैं भी रावियन हूँ तो रावियन से थोड़ी सी उनसियत वैसे ही ज़्यादा होती है। तो मिस बिस्मा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप खातून होने के साथ साथ आप में दोनों जो है असरी और दीनी उलूम का इम्तजाज है। अब मुझे ये बताइए कि इस्लाम में औरत के लिए तालीम के लिए, औरत की तालीम के लिए कितनी अहमियत है और क्या इस्लाम मर्द और औरत को यकसा मौक़े फ़राहम करता है? थैंक यू सो मच सर। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे ओपिनियंस आपको मिलेंगे और हम चूँकि इस्लाम को उस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अपने रिलीजन को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं या अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, तो हर कोई जो भी ये बात मैं एक ऐड करना चाहूँगी कि जब हम अपने रिलीजन को लेकर चलते हैं, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट व्हाट वी आर सेइंग। तो हमें उस बारे में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। तो ये मेरा एक पर्सनल एक थोड़ा सा है कि मैं थोड़ा सा हर किसी को भी यही नसीहत करती हूँ ख़ुद भी कि जब आप इस्लाम को लेकर बात करें सो इट शुड बी ऑथेंटिक। उसके पीछे को जो है आपके पास दलील हो, आपके पास वाज़िया आपको बात करने के लिए आपने स्टडी किया हो। तो ये है कि समटाइम हमारे पास स्टडी का फुकदान होता है तो हम कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो वाज़िया तौर पर हमारे पास साबित भी नहीं होती। अब जहाँ तक हमारा जो है वो इस्लाम जो है हमारा रिलीजन जहाँ एजुकेशन को कहता है कि अब इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें हमारे रिलीजन में नहीं मिलती। ऑल्दो कि हम ये ज़रूर देखते हैं कि रिलीजियस स्टडीज़ के बारे में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा नसीहत की जाती है। ये शुरू से ही हमारी स्पेशली हमारी कौम का एक तरीक़ेकार रहा है कि हम ख़वातीन को स्पेशली जो अब थोड़ा सा मॉडर्निज़म की तरफ जब हम जा रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि हम वेस्ट से जब इंस्पायर होना शुरू हुए हैं, यहाँ पर जब ब्रिटिश लोग आए हैं या हम ग्लोबलाइज हुए हैं, हमने दूसरी अक़वाम को देखा है, तो तब ख़वातीन में एक ये इंस्टिंक्ट भी पैदा हुआ है, ख्याल सोच पैदा हुई है कि वाई वी कैन बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, कि हम क्यों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। लेकिन जो एक ये है कि रिलीजियस एजुकेशन है ख़ातून के लिए होना, उस बारे में फ्रॉम द बिगिनिंग हम में से हमारे जितने भी सोसाइटी में हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मेरे नहीं ख्याल में कि इसमें हम कोई दूसरी राय होगी कि चाहे वो मर्द है चाहे वो खातून है, उसके लिए रिलीजियस एजुकेशन उसका जो सर्कल है उससे रिलेटेड उसे मालूमात होनी चाहिए कि जहाँ उसने मूव करना है। अब इसके बारे में हमें ख़वातीन की तालीम से मुतालिक बहुत सारी रवायात मिलती हैं। सूरह अन्नूर के बारे में बहुत आम फहम एक रवायत है, जब हम जाते हैं सूरह अन्नूर की तफसीर का इब्तदाइया पढ़ते हैं तो कई तफसीर में ये रवायत मेंशन होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सूरह अन्नूर और इस जैसी दीगर सूरतों की ख़वातीन को खुसूसन तालीम दी जाती। इस तरह हज़रत उम्मे दर्दा के बारे में आता है कि वो तख्ती पर लिखा करती और तख्ती पर लिखना दीगर तलबा को भी सिखाया करती। और इसी तरह से हज़रत शिफा के बारे में उन्होंने हज़रत हफ्ज़ा को किताबत सिखाई, यानी लिखना सिखाया। तो ये दीनी तालीम। और इस तरह हज़रत उम्मे दर्दा के बारे में ये भी आता है कि वो सिर्फ ख़वातीन ही को नहीं बल्कि मस्जिद का वो हिस्सा जिसमें मर्द आके इबादतें जो है किया करते थे, उस हिस्सा में भी दर्स व तदरीस किया करती थी। तो ये जो दीनी एतबार से जो अहमियत है हमारी रिलीजियस एजुकेशन की ख़वातीन के लिए, वो अहम है। या जिस तरह के आप पहले भी बात बयान कर रहे थे कि एक ख़ातून की गोद में कई बच्चे मतलब पलते हैं, बढ़ते हैं, उनकी तरबियत में उसका हाथ होता है, हिस्सा होता है। तो एक माँ जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती है अपनी औलाद पर। तो जाहिर सी बात है माँ की जितनी दीनी उलूम पर ग्रिप होगी वो अपने बच्चे को उस तरह ही नरिश कर पाएगी, वही थियोलॉजीज़ वही आइडियोलॉजीज़ जो हमारा रिलीजन हमें देता है वो आगे इनकलकेट कर पाएगी। लेकिन अगर माँ को ही अपने रिलीजन के बारे में नहीं पता, आप देखिए अब आजकल हम कितने फितनों से मुकाबला कर रहे हैं ना, डिफरेंट रिलीजन्स की डिबेट शुरू हो गई हैं, एथिज़म का हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन अब हमारे मुल्क में शुरू हो गए हैं होना। उसके लिए हमें चाहे वो मर्द है या औरत है, गो कि औरत से बच्चे का इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है, लेकिन वो मैं ये भी कहूँगी कि औरत से इंटरेक्शन जितना रहता है उसके बाद उससे ज़्यादा कहीं उस्ताद से भी इंटरेक्शन उसका रहता है। तो ये है कि एक टीचर, मोस्टली हमारे यहाँ पर टीचिंग के शोबे में कई हम मर्द हज़रात को देखते हैं, वो सर्व कर रहे होते हैं, प्रोफेसरशिप कर रहे होते हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में, हम कॉलेजेस में देखते
देखते हैं तो हर लिहाज से हर किसी को अपने रिलीजन के साथ अटैच होना चाहिए, बिकॉज एज अ नेशन अगर हम एक नहीं हैं, हमारा कोई विजन नहीं है जिसे हमने प्रमोट करना है, तो ये विजनलेस नेशन होने की तो हम आजकल जो है एक सूरत हाल भुगत रहे हैं ना, कि हमारा विजन एक नहीं है। हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हैं, हमारा आउटपुट डिफरेंट होता है, हमारे विजन डिफरेंट होते हैं, हमारे ख्यालात मुख्तलिफ हो जाते हैं। और इस तरह से एक नेशन जब एक जिसका सारे इंस्टीट्यूशन का एक आउटपुट ना रहे, तो उस सूरत में फिर हम मुख्तलिफ गिरोहों में हम आजकल बटे हुए हैं, किसी का कोई नज़रिया है, किसी का कोई नज़रिया। अब ये तो रिलीजियस एजुकेशन के हिसाब से है ना। मुआशी तालीम के जहाँ पर ख़वातीन के लिए बात की जाए, अब जैसे कि हम लोग का भी ये मार्च का ही महीना है, तो रिसेंटली हमने बहुत सारी ऐसी मार्च भी देखी हैं जो औरत मार्च के नाम पर हुई हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हमने देखी हैं, फेस किया। अब उसमें ज़्यादातर एक जिस चीज़ पर मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि एक ख़ातून के लिए माशी तालीम की ज़रूरत या अहमियत। अब इस्लाम इसके बिल्कुल भी डिनायल में नहीं जाता है कि आप माशी तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं या माशी तौर पर जो है वो औरत सर्व नहीं कर सकती है, और इसकी हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। सबसे बड़ी मिसाल हज़रत खदीजा की बहन हज़रत हाला, जो कि चमड़े की तजारत किया करती थी। इसके अलावा हमें ऐसे ऐसे प्रोफेशंस मिलते हैं दौर नबी में कि हम खुद हैरान हो जाते हैं। इवन हमें ब्यूटिशियन का भी प्रोफेशन मिलता है दौर नबी में, और जो है इस किस्म के हमें इसी तरह हमें जो बागबानी का प्रोफेशन है, खेती बाड़ी का प्रोफेशन है, और इस तरह की तजारत वगैरह, ये सारी हमें वो चीज़ें हैं कि जो दौर नबी में हमें मिलती हैं। तब में बहुत सारी ख़वातीन जंगों में सर्व किया उन्होंने। असल में मसला ये नहीं है, ये मसला प्रॉब्लम जो मुझे लगती है समझ आती है वो ये है कि लैक ऑफ नॉलेज है हमारी। इस्लाम में, इस्लाम से पहले भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल इश्यूज से कभी भी मना नहीं किया गया। हज़रत खदीजातुल कुबरा जैसे आपने जिक्र किया, उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो बहुत बड़ी ताजर थी और जो बहुत बासरवत थी। इसी तरह से और भी बहुत सारी ख़वातीन थीं दौर नबवी में भी, उसके बाद भी, और जिन्होंने सर्व भी बहुत ज़्यादा किया। और फाइनेंशियल, असल में मेरा जो मानना है या मैं जिस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि हमें हमारे निज़ाम तलीम में जो सबसे बड़ी ख़राबी और सबसे बड़ी कोताही हमारी तरफ से हो रही है वो यही है कि हमने तालीम को सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंसेस बनाने का ज़रिया बना लिया है। असल में तालीम फाइनेंसेस के लिए नहीं थी, तालीम ये थी कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी जो तालीम और तरबियत दोनों इकट्ठी होती थी कि उस पर्सनैलिटी में आपका निखार कितना आ सकता है। लेकिन जब हम फाइनेंस की तरफ गए हैं तो फिर हम वो क्या कहते हैं कि हम अपनी भी चाल भूल गए हैं कि असल में मेन मकसद तालीम का। इसी पे हम बात करना चाह रहे थे। एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, इस बात को हम ये लेके आगे जाना चाहेंगे जिस पे मैं ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ कि तालीम के मकासद जो है ना असल में वो हैं क्या। तो सबसे बड़ा मकसद यही है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, यहीं से इस बात को आगे हम बढ़ाएंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। तो हमारी बात हो रही है एजुकेशन पे, तालीम और तरबियत पे, और असरी और दीनी उलूम के इम्तज़ाज पे कि दोनों का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही हम बात करते हैं ख्वाबों के मुतालिक भी, आप अपनी कॉल्स करके आप पूछ सकते हैं। और स्किन से मुतालिक आज हमारी बात हो रही है गर्मियों में जो गर्मी के इफ़ेक्ट्स हैं उन पे। तो हमने पहले स्किन के इश्यूज़ पे भी बात की और हीट स्ट्रोक पे भी बात की। अब मैं इस सेगमेंट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि हीट स्ट्रोक जो है उससे बचा कैसे जा सकता है। एक तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको हेडेक हो रही है, सर में दर्द है, इसके अलावा आप डिज़ी फील कर रहे हैं, सर चक्कर आ रहे हैं, या आपको मतली हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, या आपको मैंने जैसे पल्स का बताया कि लगता है कि पल्स वीक हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये अर्ली साइंस हैं। अब इसके बाद भी अगर आप धूप में रहते हैं और स्वेटिंग ज़्यादा होती है, आप पानी नहीं पीते, तो हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। हीट स्ट्रोक शुरू में तो मैनेजेबल होता है, ये डेंजरस भी हो सकता है और खुदा न खास्ता इससे बाज़ औक़ात मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो अगर ये सिम्टम्स हों तो इसके लिए करने वाली बातें हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि शेड में चले जाएं, सायेदार जगह पे चले जाएं, धूप से
ज़िंदगी है, जान है तो जहान है, ज़िंदगी रहेगी तो काम होगा, नहीं तो फिर कोई और आके ही काम करेगा। आप साए में चले जाएं, वहाँ पे जाके बैठें और अगर फ़ैन हो, पंखा हो या नहीं तो हाथ वाले पंखे से अपने आप को कोशिश करें कि जो है ना हवा थोड़ी ज़्यादा दें। फिर कपड़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कपड़े कौन से पहन रहे हैं, ब्रीदेबल या पतले कपड़े पहने गर्मियों में, ताकि जो स्वेटिंग होती है उससे, स्वेटिंग जो है ना, जो पसीना आता है, एक्चुअली ये हमारे जिस्म का एक इंटरनल प्रोसीजर होता है जिससे अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर का जब डिफरेंस आता है ना, हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37.878 तक, आप रफली कह लें 38 तक होता है, लेकिन हम जब बाहर काम कर रहे हैं तो 45-50 के करीब होता है। तो वो जो डिफरेंस होता है, उस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से बॉडी को रेगुलेट करने के लिए पसीना जो है ना वो आता है। ये अल्लाह ताला ने की एक बहुत जिसे कहते हैं अनायत है कि वो पसीने की वजह से इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। तो अब आपने सायेदार जगह पे चले जाना है, धूप को अवॉइड करना है और साथ ये करना है कि पानी पीना है और आराम से बैठ जाना है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो जब हम पसीना आता है तो हमारे दो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसमें सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब ये जाते हैं तो उस वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो एक तो ये कि आपने पानी पीना है, साथ अगर पानी में आप थोड़ा सा नमक डाल लें तो वो भी बहुत अच्छा है, चीनी डाल लें ताकि ग्लूकोज लेवल लो नहीं हो, और साथ अगर आप बनाना या केला खाते हैं तो उससे आपका पोटेशियम लेवल भी बहुत बेहतर हो जाता है और आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। और फिर अगर लगे कि सेटल नहीं हो रहा और काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहा है, ये सारी काम करने के बाद भी आपका हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहा है, तो 112 को कॉल करके जितनी जल्दी हो सकता है इमरजेंसी सर्विसेज को हासिल करें, ताकि अगर ग्लूकोज देना है या जिस तरह से भी टेम्परेचर को मैनेज करना है वो करेंगे और बहुत सारे मामला से बचा जा सकता है। बाकी जो स्किन के मुतालिक है वो हम अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे कि स्किन के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। अब हम आते हैं मिस बिस्मा की तरफ। हमारी बात हो रही थी कि इस्लामिक एजुकेशन और जो दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम है इनका, मैं ये चाहूँगा कि आप इस पर भी थोड़ी सी बात करें कि माँ के लिए डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, और ये ज़रूरी इसलिए भी है कि उसने अगली आने वाली नस्ल की तरबियत भी करनी है। तो माँ को कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको ख़ुद भी पता हो और अगली नस्लों में भी वो ट्रांसफ़र कर सके। सर एक्चुअली अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा इसमें इस स्टेटमेंट को चेंज करूं। ज़रूर। ये कि मेरे हिसाब से मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए तालीम यकसां, दीनी तालीम यकसां ज़रूरी है। सही। अगर इसमें हम फोकस करें ना, इन फोकस करें ख़वातीन के लिए ज़रूरी है, ख़वातीन के लिए ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल में फ़ोकस करने की ज़रूरत है। जब हम इल्म की बात करते हैं ना, दीनी तालीम ज़रूरी है, तो दीनी तालीम नहीं, वो आप के शायद लिए मेरा क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं सकी, इसलिए कि अगर आप मैं अपने मुआशरे की बात कर रहा हूँ ना, हमारे मुआशरे में ख़वातीन जो है दीनी तो बहुत कम होगी, लेकिन असरी उलूम जो है ना उनमें भी बहुत पीछे हैं। हमारे मुआशरे में लोग बच्चों को, मर्दों को या लड़कों को स्कूल भिजवा देते हैं, उनकी एजुकेशन पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं, और जब बच्चियों की बारी आती है तो अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों मेरे साथ एक पीडियाट्रिशियन बैठे हुए थे तो वो यही बता रहे थे कि इवन खाने में भी बच्चों और बच्चियों में डिफरेंस किया जाता है, कि लड़कों को खाना डिफरेंट दिया जाता है, बच्चियों को डिफरेंट दिया जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस ख़वातीन पे ज़्यादा कर रहा हूँ कि ये बात पेरेंट्स तक पहुँचे कि जितना आप अपने बच्चों के, लड़कों के लिए करते हैं उतना ही ज़रूरी है, और हमारा मज़हब भी यही कहता है और हमारे मुआशरे को भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी आने वाली नस्ल की आप गारंटी नहीं दे सकते। सर ये एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि घर का निज़ाम चलाने वाला, बड़े डिसीजंस लेने वाला मर्द है, और फिर जब हम दूसरी तरफ ये कहें कि लड़की के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो वहाँ पर क्या फ़ादर को स्टेप नहीं लेना चाहिए कि उसकी बेटी और बेटे की तालीम के दरमियान फ़र्क हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर वालिद जो है दीनी तालीम से बहुत आशना हो, उसको जानता हो, और रिलीजियस एजुकेशन में इन डेप्थ उसका जो है वो एफिलिएशन भी हो और नॉलेज भी रखता हो, तो वो कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन होने नहीं देगा। उसकी खातून जो मर्ज़ी कर ले, बीवी जो मर्ज़ी कर ले, उसे पता है ये मेरे बेटा और ये मेरी बेटी है। और मैं बहुत सारा रेवोल्यूशन हमारे पूरे मुल्क में देख रही हूँ। आप यूनिवर्सिटीज़ का चक्कर लगाएं, आपको कितनी तादाद ख़वातीन की मिलती है ना। कई क्लासेस ऐसी होती हैं जिसमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती है और मर्दों की कम होती है। तो मेरे हिसाब से अगर हम पॉजिटिव जो थोड़ा सा इमेज है उसको हाईलाइट करें ना, तो हमारी आवाम को ना थोड़ी जो है वो उम्मीद अफजा एक इमेज जाएगा। वो थोड़ा सा अपने दिल को तसल्ली रखेंगे, घबराएंगे नहीं कि ख़वातीन के साथ यूँ हो रहा है, लड़कियों के साथ यूँ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये है कि इस पर बिल्कुल आपको पॉइंट बिल्कुल ठीक है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मर्द और ज़न दोनों के लिए दीनी तालीम यकसां अहम और यकसां ज़रूरी
ज़रूरी है। जितना इम्पैक्ट एक माँ का बच्चे पे होता है ना, बाप को भी चाहिए बच्चों से उतना इनलिंक्ड रहे। जैसे हमारे दीन में है कि 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा मर्द के लिए लाजिम है कि वो हर नमाज हर इबादत अपने बच्चों के साथ करे। और इस तरह से हमारे मर्द हज़रात में ये है कि वो अपने एजुकेशनल इवेंट्स के साथ जाते हैं बाहर, जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग्स वगैरह होती हैं, उतनी ही गैदरिंग उनकी फैमिली के साथ होनी चाहिए, उनके साथ विजिट्स होने चाहिए, उनके साथ उनके डिनर्स होने चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मर्द को अगर हम ये कहते हैं कि वो घर के डिसीजंस लेने वाला है, तो जब वो अपने बच्चों के साथ कोहेरेंट होगा, उनके नज़रियात को जानता होगा, वो बड़े हो रहे हैं, उनके साथ अटैच होगा, तो कहीं भी वो डिस्क्रिमिनेशन ना होने देगा। और जो जाहिर सी बात है, अगर वो इन डेप्थ नॉलेज रखता है, पॉसिबल ही नहीं है कि होने दे। तो यहाँ पर मर्द और ख़वातीन दोनों पेरेंट हैं, दोनों ही को अपने बच्ची को लेकर चलना है, उसकी एजुकेशन के बारे में डिसीजन लेने, और दोनों के लिए इक्वली एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। बल्कि आप देख लें कि आपके जो हमारे ख़वातीन के दीनी इज्तिमात होते हैं, मेरे ख्याल में वो ख़वातीन ही के ज़्यादा होते हैं। आप मर्दों के देख लें कि मर्द जो है वो तरावी रमज़ान में अगर पढ़ते हैं, तो ख़वातीन सुबह के टाइम 2-2 घंटे का दरस कुरान, दौरा कुरान ले रही होती है, इसमें तर्जुमा पढ़ रही हैं, तफसीर पढ़ रही हैं। तो मेरे हिसाब से फिर भी कहीं ना कहीं ख़वातीन का रिलीजियस एजुकेशन में हाथ है ही है कि रवायतन चला आ रहा होता है, माएँ अपने बच्चियों को बताती हैं, या फिर वो उनको समझाया जाए तो वो हासिल कर लेती हैं एजुकेशन। तो मैं काफ़ी ज़्यादा उम्मीद हूँ इस हवाले से, होपलेस नहीं हूँ इस सिचुएशन के बारे में। और जाहिर से पता है अल्लामा इकबाल ने हमें बहुत उम्मीद सिखाई हुई है अपने उनकी सारी पोइट्री में। सो आई एम फुल ऑफ होप दैट वी आर गोइंग टू हैव अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर आवर डॉटर्स एंड सन्स। हाँ जी, वो बात बिल्कुल ठीक है। आप मेरा क्वेश्चन अभी भी नहीं समझी। मेरा क्वेश्चन ये था कि बच्चों की जो आने वाली जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि किसी ने, मैं अब मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, तारीख में किसी ने कहा कि आप मुआशरे के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा आप मुझे पढ़ी लिखी माँ दे दो, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा मुआशरा दे दूँगा। ठीक है। और जैसे ये गोद से गोद तक की बात की, तो डेफिनेटली शुरू से लेके अब तक चलता आ रहा है, और ये क़यामत तक शायद ऐसे ही चलता रहेगा। उसकी वजह है हमारे मुआशरे में तो बहुत ज़्यादा है कि देखें, जो भी हो ख़वातीन को जितना हो सके वो करती हैं, लेकिन जब जो बच्चा होता है ना, वो पहली उसकी जो स्माइल है वो माँ को ही मिलती है। ठीक है। और इसके साथ साथ जब तक बच्चा बाप की उंगली पकड़ के चलना नहीं सीखता, वो अपनी माँ को ही आइडियलाइज़ कर रहा होता है और उसी को देख रहा होता है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि हमने जो मुआशरा आगे आ रहा है, उस मुआशरे में हमें उस खातून को कितना ज़्यादा, उसका डेफिनेटली शुरू से रोल चला आ रहा है, इस रोल को आप हाईलाइट करें या ना करें, ये है मुआशरे में बच्चों की जो तरबियत है तालीम के साथ साथ, उसमें माँ का रोल ज़्यादा है बाप से। ये बात तो हकीकत है, इसको कोई भी डिनाई किसी तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि बाप ने जब जाना है अपने ज़राए मुआश के लिए, तो वो तो घर से बाहर रहेगा पूरा दिन, शाम में आएगा, उसने अपने बच्चों को जितना टाइम देना है। अब हाँ, अगर एक वर्किंग वुमेन है तो उसमें उनके अपने मसाइल हैं। जब वो वर्किंग वुमेन होती है, बाप भी काम कर रहा है, तो बच्चों पर उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अलग है, उस पर फिर किसी वक्त के लिए बात रखेंगे। लेकिन आज जो हमारे मुआशरे के में मेजॉरिटी माओं की है वो घरों में है, वो वर्किंग वुमेन नहीं है, उन्होंने ही सारी जिम्मेदारी को चलाया हुआ होता है। मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर उन्हें दोनों का कंपैरिजन नहीं पता, तो वो बच्चे को एक ही सिमत में लेके जाएंगे। उस समत में जब बच्चा जाएगा ना, तो आगे जाके उसको वहाँ से वापस लेके आना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो शुरू से आपके कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं वो कॉन्सेप्ट्स चेंज नहीं होते, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। वो कॉन्सेप्ट्स मैं ये चाह रहा था कि आपकी इसमें इनपुट आए कि वो माँ जो बच्चे के कॉन्सेप्ट्स जब बनाती है, तो उसमें अगर वो साथ साथ दीन का भी रखे, क्योंकि मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि मुसलमान की तरक्की का, कामयाबी का राज सिर्फ ये है कि वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से होके आएगा। वो इस्लाम को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा तो उसको तरक्की और कामयाबी मिलेगी, दूसरी सूरत में ऐसा नहीं है। सर, आपकी बात से कोई मेरी भी दो राय नहीं है कि ख़वातीन के लिए तालीम कितनी अहम है और अगली नस्ल की तालीम और उनकी तरबियत में उनका कितना ज़्यादा किरदार है। तो मैंने आपकी बात को बिल्कुल समझा पहले भी, और जो एक बात में मैंने आपकी इजाफा किया था, वो मैंने थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ ना अपना बयान किया था कि मेरे नज़दीक के मर्द और औरत की दीनी तालीम यकसा ज़रूरी है। बाकी आपकी बात से भी मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है कि आपका ये कहना है कि खातून के हाथ में बच्चा ज़्यादा देर रहता है, पहली उसकी मुस्कुराहट देखता है, उसकी गोद में पलता पड़ता है। अब वो जो एक खातून है, आपके बात को अगर मैं लेकर चलूँ, तो जो एक लड़की के, खातून के, एक माँ के जो नज़रियात हैं वो आगे बच्चे के अंदर जा रहे हैं, बच्चा उसको सोचता है, माँ जो उसे सिखाती है आगे वो बोलता है। जाहिर
जाहिर सी बात है उसके लिए उस माँ का अपना जो है वो नज़रिया, अपनी सोच और अपना व्यू पॉइंट ब्रॉडर होना चाहिए ना, उसकी वसी नज़री उसकी अपनी नज़र में होनी चाहिए कि वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इस पूरी दुनिया को देख सके, वो अपने बच्चे को रिलीजियस एजुकेशन के बारे में भी बता सके। और इसमें एक और मैं ये बात कहूँगी कि जो है जो दीनी तालीम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, लड़के हैं, वो फिर भी असरी तालीम से वाकिफ़ होते हैं। लेकिन मैंने ये अपनी सोसाइटी में ऑब्वियसली कि मैंने ख़ुद भी अपनी दीनी तालीम जो है वो ये इंस्टीट्यूशन, रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, अल्लामा राग़िब साहब का अंडर चलता है, जामिया सराजिया नेमिया, वहाँ से मैंने कंप्लीट किया है। अब मैंने जब वहाँ से साथ साथ कंटेम्प्रेरी एजुकेशन तो हमारी चलती है, मैंने बीएससी वगैरह की और आगे हम लोग चले आगे। तो अब ये है कि जब मैं बाहर निकली तो मैंने ये देखा, मतलब फाइनली हम लोग का इंटरेक्शन रहता ही है, तो मैं जब बाहर निकलती और इंटरेक्शन होता तो वो बिल्कुल भी हमारे जो सब्जेक्ट से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं होते हैं कि हम जामिया में क्या पढ़ते हैं या हमारे नॉलेजेस क्या हैं। हम वाकिफ़ होते हैं कि आप क्या पढ़ते हैं वहाँ पर, आप क्या डिस्कशन करते हैं, आपके क्या सब्जेक्ट्स हैं, आपके क्या मोटिव्स हैं। दे आर टोटली अनअवेयर ऑफ दैट। और मैंने अभी हालिया देखा है कि मैडम नबीरा अंदलीब साहिबा हैं जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो इंटरेक्शन ला रही हैं बच्चों जी, का। बिल्कुल, ये तो बहुत लेवल पे काम हो रहा है और होना भी चाहिए, अच्छी बात है। हम भी इसी को आगे असल में बढ़ाने की तरफ एक कदम बढ़ाया है कि इसको भी सामने लेके आया जाए। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक ले, ब्रेक के बाद हम बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ रहिएगा। हम आपसे जो स्किन पे असरात हैं गर्मी के, उसकी भी बात करने जाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारा आखिरी सेगमेंट है। बहुत अच्छी और सैर हासिल बातें हो रही थी। तो पहले तो मैं बात करता हूँ कि स्किन पे जो गर्मी के इफ़ेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला मैंने आपको जैसे बताया कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो प्रॉब्लम करती हैं, जिससे ऑयली स्किन मज़ीद ऑयली हो जाती है और ड्राई स्किन मज़ीद ड्राई हो जाती है। तो इसमें जो आपकी स्किन केयर की वार्डरोब है वो भी टोटली चेंज हो जाती है। आपने उसी हिसाब से अपने डॉक्टर से, डर्माटोलॉजिस्ट से मशवरा करके आपने अपनी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उनको उसी तरह से यूज़ करना है। दूसरी चीज़ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी वाटर इनटेक कितनी है, पानी कितना पी रहे हैं, क्योंकि अभी स्वेटिंग भी होगी और स्वेटिंग से पानी डेफिनेटली कम होता है, तो आपने पानी ज़्यादा पीना है। साथ आपने एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लेने हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ये नॉर्मली हमें ड्राई फ्रूट्स से मिलते हैं जो खुश्क मेवाजात होते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बाकी की हमारी डाइट से। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने बैलेंस डाइट लेनी है। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आप अपने कपड़ों को, अपने ड्रेसअप को भी चेंज करेंगे। आप कोशिश करें कि हैट यूज़ करें जिससे सन का एक्सपोजर कम हो। इसके अलावा शेड्स में रहें और जो पीक टाइम है 10 से लेकर 4 बजे तक कोशिश करें कि वो टाइम जो है ना वो आप सन को अवॉइड करें। इसके साथ साथ आपने ये करना है कि जो सन ब्लॉक्स हैं या सन स्क्रीन्स हैं वो ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि अगर सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो, हमारे यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ या ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ में स्किन के कैंसर्स बहुत ज़्यादा हैं और उनकी मेन वजह जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या सन एक्सपोजर ही होता है। तो आप अगर आपको कोई ऐसा लीयन या ऐसा दाना निकलता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो आप जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आपने सन ब्लॉक्स का रेगुलरली इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा चौथी चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने अपनी इम्यूनिटी को, मुदाफ़ियत को भी स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि गर्मी की वजह से वो जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे एक्जिमा है या जो वो इन्फेक्शंस होते हैं या फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपकी अगर इम्यूनिटी ठीक होगी, आप पानी की इंटेक आपकी ठीक है, आप अपने जो है क्लीनलीनेस और सफाई का ख्याल रख रहे हैं तो उससे वो सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। तो आपने 4-5 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये है कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है, जो पीक आवर्स हैं उनमें आपने शेड्स में रहना, कोशिश करनी है कि सन को अवॉइड किया जाए।
तीसरा ये है कि आपका ड्रेसअप इस तरह का होना चाहिए, कपड़े खुले होने चाहिए, हवादार होने चाहिए, और आप हैट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि चेहरे पे। हाँ, एक बात यह है कि कल जिस पे हमारी बात हो रही थी कि आँखों को नहीं भूलना आपने, आप कोशिश करें कि सन ग्लासेस यूज़ करें, या आँखों के गिर्द भी आप सनस्क्रीन लगा के रखें, नहीं तो फिर वही बात हो जाती है कि आँखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने आँखों का भी ध्यान रखना है। अभी हम जाते हैं अल्लामा ज़वार हुसैन नाइमी अल-अज़हरी की तरफ। जी सर, तो हमारी आज ख्वाबों पे थोड़ी बात कम ही हुई है, तो आपने तो शुरू में भी कहा था कि आज हम ख्वाबों पे कम बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो ख्वाब में, एक तो ये था कि जो जब हमारी बात हुई कि ख्वाब आते हैं भूल जाते हैं, अब कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं। आपकी बात करता हूँ, पिछले प्रोग्राम में एक बच्ची का ख्वाब कुछ अधूरा रह गया था, उसकी ताबीर। अच्छा, उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, फिर आगे देखेंगे बात। जो कपड़े तकसीम कर रही थी, तो वो बहुत ही उसके लिए ये है कि उनके घर में उनके ऊपर काफ़ी कर्जा जात हैं, और वो अनकरीब वो मसला उनका हल होने वाला है, और कर्जा कहीं से भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह उनका, और उनके घर में वो दोबारा जो पहले राउंड के थे वो दोबारा बहाल हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, मैं जो पूछना चाह रहा था कि वो जो ख्वाब आधे याद रहते हैं और आधे भूल जाते हैं, उन ख्वाबों का क्या किया जाए? अगर जो याद रहते हैं उन, अगर मुकम्मल वो ख्वाब आए हैं तो वो तबीर उसकी पूछनी चाहिए, अगर वो अधूरे रह जाते तो फिर उसकी तबीर नहीं पूछनी चाहिए, भूल जाना क्योंकि हाँ उसको छोड़ देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा मिस बिस्मा, थोड़ा सा मुख्तसरन, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, आखिरी सेगमेंट है, मुख्तसरन आज का जो हमारा निज़ाम तालीम है दोनों, उनका हमारे जो नौजवान जो यंग जनरेशन है उस पर इम्पैक्ट क्या है? सर एक्चुअली अगर तो मैं कंपैरिजन पे आऊँ तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। असरी तालीम में ये होता है कि हम वहाँ पर देखते हैं कि मदरसा यानी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू टीचर ना। और इसके अलावा हम यहाँ असरी तालीम में ये देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो शायद आप इस बात से मुत्तफिक हो जाएं कि वहाँ पर पैसे की ज़्यादा अहमियत है। अब इसके अलावा असरी तालीम में हम और भी बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं। अब जो दीनी तालीम के इदारे हैं उनमें कुछ और सिस्टम हो जाता है कि वहाँ फाइनेंसेस डाउन चले जाते हैं, दूसरी चीज़ें आप चली जाती हैं। इसके अलावा जो दीगर लोग हैं उनकी राय ये होती है कि ये बच्चे बाकी दुनिया के बारे में इतना ज़्यादा, लेकिन मैं ये समझ रही हूँ कि अब ये फासला थोड़ा सा कम होना शुरू है, हम इसे कम कर भी सकते हैं। और ये कम करने की ज़रूरत इसलिए है कि हमारे नौजवान जब मुख्तलिफ इदारों से निकलते हैं, अब एक इदारे का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, उससे निकलने वाला बच्चा कोई और सोच रखेगा, और एक इदारे से निकलने वाला बच्चा कुछ और सोच रखेगा। एज अ नेशन हम डिवाइड हो जाएंगे। हमारे नौजवानों को एक सिमत नहीं मिलेगी कि उन्होंने पूरी जो है कौमियत को किस तरह से बुलंद करना है, उन्होंने एज अ नेशन किस तरह से एक साथ रहना है और अपनी नेशन को किस तरह से सर्व करना है। तो चाहे आप ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमारे इदारे यकसा ही हो जाएं, एक पैटर्न पर चलना शुरू कर दें। हमें ज़रूरत यह है कि इदारों में चाहे हमें डाइवर्सिटी मिलती है, डिफरेंट किस्म के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन इस तरह हो कि हमें आउटपुट सेम मिले और वो आउटपुट इस्लाम के मकासद से कोहरेंट हो। वो चाहे असरी तालीम के इदारे हैं, वहाँ पर माशी तालीम की फराहमी है, या वो दीनी इदारे हैं जिनमें असरी जो है उलूम भी पढ़ाए जा रहे हैं, या उनके ऑब्जेक्टिव कुछ भी हैं, मोटिव्स कुछ भी हैं। हमें क्या चाहिए कि हमें ऐसे बच्चे दिए जाएँ कि जो उन तालीमी मकासद पर पूरे उतर रहे हों जो इस्लाम हमें देता है। और इन मकासद को हम पहले बयान कर चुके हैं कि जिसमें तरबियत और तज़किया का उनसर बहुत नुमाया है। इसके अलावा हमारे वसअत नज़री का उनसर आता है। इसके अलावा तहदीद उसमें नहीं होती कि कोई भी इल्म कौन सा, इस्लाम में इस्लामी उलूम में ये तहदीद नहीं की गई है। हाँ, ये है कि तिब के इल्म को और दीनी इल्म को एक एक्स्ट्रा एक प्रिविलेज हासिल होता है, जाहिर सी बात है अहमियत हासिल होती है हमारे दीनी लिटरेचर में, लेकिन ऐसी कोई तहदीद नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की, ये जो फासला है ना, इसको कम किया जाए। और इस पे गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और हमारे जो दीनी मदारस हैं उनमें भी अब ये अवेयरनेस आती जा रही है, और वो भी अपने आप को ओपन किया है उन्होंने इस पर बहुत सारा काम हो रहा है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें कामयाबी भी दे, क्योंकि हम वो कहा जाता है कि जो ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, एक्चुअली अगर उसको देखा जाए तो ये माशरे के लिए एक ब्लेसिंग होती है। जितनी ज़्यादा ओपिनियन होती है उतनी प्रोग्रेसिव अप्रोच होती है। नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हुआ होगा। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने लाउंज को रौनक बख्शी, और बहुत सारी बातें हुई इस पर। हम मज़ीद भी इस मौजू पर बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं मिस तारिक और जनाब अल्लामा ज़वार हुसैन नाइमी अल-अज़हरी
लाइब्रेरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमेशा की तरह ये बात कि जो तरबियत है वो घर से शुरू होती है। गोद से लेके गोर तक का मतलब ही ये है कि गोद घर की गोद है, माँ की गोद है, बाप की गोद है, बात एक ही है। और वहाँ पे जो तरबियत है वही तरबियत जाएगी। जैसा कि ये कहा जाता है कि जब वाइट पेज पे जो पहला वर्ड लिखा जाता है वो हमेशा एंड तक साथ चलता है। तो बच्चे का जहन जब एक खुली और वाइट किताब की सूरत में आपके पास है, तो जब आपने उसको करना है तो कोशिश करें कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और दोनों तरफ से वाज़े हों कि हाँ, हमारे फाइनेंसेस यहीं से आने हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देने ही देने हैं, वो तरीका निकालेगा। लेकिन अगर वो इस्लाम के थ्रू आते हैं और इस्लाम की पैरवी करते हुए आते हैं तो हमें दोनों जहानों में उसका फ़ायदा होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर इदरीस को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।